इतने में वेटर लाल गुलाब का एक बड़ा सा गुलदस्ता ले आता है। अंकुश उसे हाथ में लेता है। एक वेटर वायलिन बजाता है। दीदी आश्चर्य भरी नज़रों से सब देख रही होती है। अंकुश ने दीदी का हाथ पकड़ा और बोले, पीहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो गुलाब दीदी को देते हुए वो घुटने पर बैठकर अंगूठी दीदी के सामने करते हुए बोले, पीहू, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से प्यार करता हूँ, पर पहली ही मुलाकात में आपसे डांट पड़ गई थी, जिसके डर से अब तक कुछ बोल ना सका। पर अब आपकी शादी की बात हो रही है तो मुझे आपको खोने का डर हो गया है। क्या आप मेरी हमसफ़र बनोगी? आई लव यू। विल यू मैरी मी? पीहू। दीदी तो चौंक गई थी। उन्हें इन सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बस आंखों में पानी लिए अंकुश को देख रही थी। अंकुश ने फिर बोला, पीहू, क्या आप मेरी धर्मपत्नी बनोगी? दीदी ने अंगूठी पकड़ते हुए हाँ में सर हिलाया। अंकुश खुशी से दीदी को गले लगाने लगे। दीदी को अब अंकुश के सामने थोड़ी शर्म आ रही थी। अंकुश ने बताया, मैं पहले ही आपके पिताजी से बात करना चाहता था, पर मुझे आपकी मर्जी पूछनी थी। अब मैं आज ही शाम को आके पिताजी से बात करूँगा। सब अच्छा ही होगा। वहाँ से दोनों फिर ऑफिस में गए। फिर दीदी घर आ गई। दीदी ने मुझे अंगूठी दिखाते हुए सारी बात बताई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम दोनों अंकुश के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंकुश तरुण के साथ और एक महिला आई थी। मैंने सबका स्वागत किया। अंकुश तरुण ने माँ पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने पूछा, क्या बात है अंकुश, आज पिताजी की कैसे याद आ गई? अंकुश ने उस महिला की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये हमारी दादी माँ है। माँ पिताजी के जाने के बाद इन्होंने हमें पाला है। पिताजी बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई। दोनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अंकुश बोला, आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, पीहू के लिए लड़का देखने के लिए। पिताजी ने बोला, हाँ बेटा, जब जवान बेटी घर में हो तो रिश्ते का पता करते ही रहना चाहिए। पता किया है, पीहू के मामा ने लड़के कल आने वाले हैं पीहू को देखने। देखते हैं क्या होगा। अंकुश थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, पिताजी, एक लड़का मैंने भी देखा। अगर पहले आप उस लड़के से मिल लीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो आपकी मर्जी, जहां आपको ठीक लगे कर लेना। पीहू की शादी। पिताजी ने पूछा, कौन है वो लड़का? तरुण ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोला, पिताजी, वो आपके सामने है, मेरे भैया अंकुश। पिताजी और माँ आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पिताजी बोले, तरुण देखो, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया जाता। फिर दाई माँ ने बोला, भाई साहब, ये सच कह रहा है, परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए हम लोग ही आए हैं। पीहू अगर हमारे अंकुश पापा को पत्नी के रूप में मिल जाए तो हमारे बंगले को घर बना देगी। पिताजी बोले, बेटा, तुम लोग इतने बड़े लोग, मैं इतना छोटा सा क्लर्क हूँ, तुम्हें बराबरी का रिश्ता देखना चाहिए। अंकुश बोला, पिताजी, हमारे पास सब कुछ है, बस एक ही मांग है। मेरे पास माँ पिताजी नहीं, बस वो चाहिए और सब है। आप बस हाँ करिए। शादी कैसी करनी है, सारे खर्चे हम देख लेंगे। पिताजी और माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने एक बेटे की जिम्मेदारी भी निभा दी। मुझे रिश्ता मंजूर है। जाओ अनुराधा, सबका मुंह मीठा करा दो। तरुण बोला, मैं अब पीहू भाभी से मिल के आता हूँ। और वो दीदी के पास आ गया जहाँ हम भी बैठे थे। वो बोला, क्या बात है पीहू भाभी, मैं आपको इतना पसंद आ गया कि आपने मेरे लिए भैया को अपना लिया। क्या करूँ भाभी, मैं हूँ इतना स्मार्ट। दीदी ने तरुण के कान पकड़ते हुए, अच्छा मुझसे मजाक, आ जाने दो घर, तब बताऊंगी देवर जी को। तरुण मेरे पास आके बोला, मिल गए हम एक रिश्ते में। अब तुम्हें मैं बहुत सारा काम दूंगा, आखिर हम दोनों को ही तो सारी तैयारी करानी है। मैंने बोला, जी हम तैयार हैं, बस आपके भैया अपनी शाली को न भूल जाएं। तरुण बोलता है, हम हैं न याद रखने के लिए। दीदी से बोला, ठीक है भाभी, चलते हैं। दाई माँ ने बोला, कल परिवार के पंडित जी को भेज देंगे, सगाई और शादी का समय और दोनों की कुंडली मिलवा लीजिएगा। फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद लिया और चले गए। घर में सब बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर अगले दिन तरुण पंडित जी और अंकुश की कुंडली लेके आए। मैंने सबको बिठाया और नाश्ता लाके
दिया। पंडित जी बड़े खुश होते हुए बोले, दोनों के 29 गुण बन रहे हैं। सगाई और शादी अगले महीने के पहले सप्ताह में होना चाहिए। घर में हम सब शादी और सगाई की तैयारी में लगे हुए थे। बहुत सारी खरीदारी और भी बहुत कुछ करना था। पिताजी और माँ सारे काम की लिस्ट बना रहे थे। पिताजी बोले, काश मेरा कोई बेटा होता तो मेरी कितनी मदद करता। ऐसे समय पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई कोट पहने हुए हाथ में एक फाइल लिए एक आदमी खड़ा था। वो बोला, मुझे अंकुश जी ने भेजा है सुभाष जी से मिलने। मैंने उन्हें घर में आने के लिए बोला। पिताजी, आपसे कोई मिलने आया। पिताजी ने बड़े सम्मान से बिठाया। फिर वो आदमी बोला, मेरा नाम निखिल है, मैं अंकुश सर के कंपनी में काम करता हूँ। उन्होंने अपनी शादी की तैयारी का भार मुझे दिया है। और बोला, सुभाष जी पर कोई बोझ न रहे। वो कुछ पेपर फाइल से निकलते हुए दिखाते हुए बोलते हैं, इस होटल में 4 तारीख को सगाई है और ये दूसरे होटल में 6 को शादी है। सारी तैयारी हो चुकी है। कल एक मैम आएगी, वो पीयू मैम के मेकअप और कपड़े की जिम्मेदारी लेंगी। शादी और सगाई का कार्ड के लिए कल एक राजन नाम का आदमी आएगा कार्ड का सैंपल लेके। आप लोगों को जो पसंद हो उसे बता दीजिएगा। और तरुण सर भी आएंगे आप लोगों के सामान और कपड़े की खरीदारी के लिए। बाहर एक कार खड़ी है, वो और एक ड्राइवर आपके लिए रहेगा। आपको जहाँ जाना है उसी से जाइएगा। अगर कुछ और भी कराना है या कुछ बदलना है तो बता दीजिए। पिताजी और माँ ये सब सुन के स्तब्ध हो गए थे। वो क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, बेटा मैं क्या बोलूँ, आपके अंकुश सर ने तो सारा ही काम खुद ही कर लिया। मेरी सारी चिंता एक बार में ही खत्म कर दी। निखिल ने अपना नंबर दिया और सबको नमस्ते करके चला गया। पिताजी और माँ की आंखों में आंसू थे। पिताजी बोल रहे थे, पिछले जन्म में जरूर मोती दान करेंगे होंगे हमने, जो दामाद के रूप में बेटा मिला। अगले दिन कोमल नाम की लड़की आई और दीदी का चेहरा जांच कर रही थी। सब कुछ नोट करके चली गई और बोली, 2 दिन बाद आऊँगी। तरुण आया हम सबको खरीदारी कराने ले जाने के लिए। मैंने दीदी से मना किया न जाने के लिए, तो तरुण बोला, भैया ने बोला है सबको लेके जाना है। सब तैयार होकर चल दिए। सबसे पहले मॉल गए, सब कपड़े ले रहे थे। मैं चुपचाप बैठी थी। तरुण मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, कुछ नहीं लेना। मैंने बोला, क्या लूँ, मैं तो किसी में अच्छी नहीं लग रही। तरुण अपनी मर्जी से एक बहुत खूबसूरत ड्रेस खरीदती मेरे लिए। इसी तरह सारी खरीदारी हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और सगाई का भी समय आ गया। मैं दीदी के साथ थी। पार्लर में कोमल ने हम दोनों को बहुत खूबसूरती से सजाया था। मैं और दीदी कार से होटल पहुंचे, जहां पहले से ही सब लोग मौजूद थे। हम कार से उतरकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। अंकुश दीदी को इस तरह लहंगे में सजा देख मुग्ध हो गए। सारे रस्मों को साथ दोनों ने एक साथ दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब फोटो खिंचवाने लगे। अंकुश और दीदी का डांस हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। 2 दिन बाद शादी थी। घर पर बहुत जोरों से तैयारी चल रही थी। तरुण अपना लैपटॉप लिए घर पर आया। बोला, इनमें सगाई की फ़ोटो है। जिस होटल में शादी है उसने कुछ फ़ोटो मांगे हैं सजावट में प्रयोग करने के लिए। मुझसे तरुण ने बोला, देख लो और फाइनल करो कौन सी फ़ोटो चाहिए। मैं फ़ोटो देखने लगी। सभी फ़ोटो बहुत अच्छे थे। मैं तरुण के पसंद के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तरुण के मेल आईडी से एक नोटिफिकेशन आ रहे थे। मैंने मेल खोली तो देखा तरुण ने अमेरिका के एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, जिसमें तरुण का सिलेक्शन भी हो गया था। मुझे ये देखकर बहुत धक्का सा लगा। मैं तरुण को देखने लगी। तरुण ने पहले तो गौर नहीं किया, पर लगभग 3 मिनट तक जब मैं उसे देखती रही तो उसने इशारे में पूछा, क्या हुआ, और पास आया। मैंने मेल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है। वो बोला, ये हाँ, मैं तुमको बताने ही वाला था। ये मेरे सपने की और पहली सीढ़ी है। मैं फिर पूरी दुनिया घूमूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा, और जो यहाँ कर रहे हो। वो बोला, यहाँ के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैंने पूछा, तो अमेरिका ही क्यों नहीं गए। पहले से एडमिशन के लिए।
वो बोला, बहुत कोशिश की पर सीटें फुल थी, अब जाके हुआ है। मैंने बोला, तो कब जाओगे? तरुण बोला, जैसे ही भैया की शादी हो जाएगी, उसके 3 दिन बाद की टिकट है, फिर कब आओगे? मैंने उदास होते हुए पूछा, 3 साल से पहले तो नहीं आ सकता। मुझे उदास देखकर बोला, क्या हुआ? मैंने जाने से इतना उदास, कहीं मेरे से प्यार तो नहीं हो गया? ये बोल के हंसने लगा। वो हंस रहा था, मेरे अंदर तूफान चल रहा था। कितने अच्छे दोस्त बन गए थे। अपने आप तुम्हारी नज़रों से देखती मालूम था। तुम्हें प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, पर तुम्हें देख देख के ही दूर से ही मैं चाहने लगी थी तुम्हें। और अब इतने दूर जाने के बाद मन बहुत उदास था। दीदी आती है। कौन? कहाँ जा रहा है तरुण? तरुण ने बताया सब। दीदी बोली, अपनी भाभी के आते ही जा रहे हो? भाभी दुश्मनी है क्या? तरुण मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाभी, आपने तो मेरी बहुत मुश्किल आसान कर दी। मैं भैया को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अब आप आ गई हो तो मैं तसल्ली से अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। और ये कुछ फॉर्म है, इन्हें आप भर देना, आपके पासपोर्ट बनवाने के लिए है भैया के साथ, जिससे आप भी दुनिया के अलग अलग देश में घूम सको। दीदी ने बोला, वो सब तो ठीक है, पर तुम किसके साथ रहोगे? तरुण बोला, पापा के दोस्त हैं वहाँ पर। माँ ने सबको खाने के लिए बुलाया, पर तरुण के जाने के बाद याद कर के भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तरुण लैपटॉप लेके चला गया। दीदी मुझे देखकर पूछ रही थी, क्या हुआ? मैंने बोल दिया, आप हमें छोड़ के चली जाओगी, इसलिए दुखी हूँ। दीदी ने गले से लगा लिया। मैं दीदी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। दीदी अंकुश से बताती और अपने भैया की बात वो कभी नहीं मना करता, पर मैं अपना रिश्ता किसी के दबाव में नहीं बनाना चाहती थी। तरुण को मेरे प्यार का एहसास नहीं था, पता नहीं होगा भी या नहीं। मेरे लिए उसका खुश रहना उसके साथ रहने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने खुद को समझाया। शादी की सारी रस्में होने लगी, हल्दी मेहंदी सब बहुत अच्छे से हो रहा था। मैंने अपनी उदासी को कहीं भी जाहिर नहीं होने दिया। बहुत डांस किया सबके साथ। शादी का दिन भी आ गया। मैं दीदी के साथ पार्लर में ही थी। हम दोनों तैयार होकर कार से होटल पहुँचे। होटल के बहुत खूबसूरत सजावटी से मैं मंत्रमुग्ध हो गई। और होटल को बहुत खूबसूरती से सजा था। अंदर जाते ही बड़े से कार्ड में दिल के आकार के अंदर दीदी और जीजा जी की फ़ोटो लगी थी। दीदी और जीजा जी की जयमाला के लिए एंट्री भी बहुत खूबसूरत थी। कमल के फूल से सिंहासन पर बैठी दीदी और आगे बहुत ही सुंदर लड़कियां फूल डाल रही थी। एक दूसरे को जयमाला पहना के रस्म पूरी हुई। सब फूल डालने लगे। सभी लोग दोनों की जोड़ियों की बहुत तारीफ कर रहे थे। शादी के मंत्रों के बीच मेरी नज़र जीजा जी के जूतों पर पड़ी थी, पर मैं जूते चुराती भी कैसे? पहले से ही तरुण जो उसकी पहरेदारी कर रहा था। मैं कोई उपाय सोच रही थी, तभी एक उपाय सूझा। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की मीठी को तरुण के पास भेज दिया। खुद दीदी के पास ही बैठ गई। सामने हवन कुंड में आग जल रही थी। मैं कुछ काम करने का बहाना करके हाथ के जलने का नाटक किया और हल्का सा हाथ पकड़ के चिल्लाई। सबकी नज़र मेरी तरफ हो गई। तरुण मेरे पास आया। मैंने मीठी से जूते उठाने का इशारा किया। वो जूते उठा के वहाँ से चली गई। तरुण अब भी मेरे हाथ को फूंक और सहला रहा था। उस समय तरुण के चेहरे पर मेरे लिए चिंता थी। मुझे अब पता था तरुण भी मेरे से कहीं न कहीं प्यार करता है, जिसका शायद उसे पता नहीं था। शादी होने के बाद जूते के बदले शगुन देने की रस्म शुरू हुई। जीजा जी ने पूछा, तो क्या चाहिए मेरी प्यारी सी साली साहिबा को? मैं मुस्कुराकर बोली, आपने बिन मांगे कितना कुछ दे दिया है। पिताजी को बेटा, मेरी दीदी को हमसफर, और क्या चाहिए? जीजा जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी तो परिवार मिला है। और एक गिफ्ट मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें छोटा सा गिफ्ट। खोल के देखा तो उसमें सोने के कान के झुमके थे।
पिताजी ने जीजाजी को सोने की अंगूठी और गले की चेन और 1 लाख रुपए का चेक तरुण को भी गले की चेन देते हुए बोले, मना मत करना बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, ये सब मैंने पीहू को देने के लिए रखा था। जीजाजी बोले, पिताजी आपका आशीर्वाद और प्यार ही काफ़ी है, इन सब की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं, पर आप अपने आशीर्वाद से दे रही हैं तो आप ये चेक पीहू के नाम कर दीजिए, हम दोनों एक ही हैं। दीदी की विदाई हो रही थी जबकि आंखें नम हो चली थी। जीजाजी और तरुण माँ पिताजी को चुप कराते हुए विदा ले रहे थे। तरुण मेरे पास आया, बोला, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम भी दीदी के साथ चलो। हाँ, पर माँ पिताजी अकेले हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, सबको ले चलते हैं। मुझे हंसी आ गई। वो बोला, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। सबके जाने के बाद हम घर पहुंचे। घर बिना दीदी के बहुत सूना सूना लग रहा था। दीदी अगले दिन पग फेरे के लिए आई और उसी दिन वापस चली गई। दीदी और जीजाजी शादी के बाद मलेशिया घूमने जाने वाले थे। वो लोग भी तरुण के साथ ही एयरपोर्ट तक जाने वाले थे। वो दिन भी आ गया। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। तब तरुण के इतने दूर जाने वाला है, मन मानने को तैयार ही नहीं था। माँ पिताजी के साथ हम दीदी, जीजाजी और तरुण को छोड़ने गए। जब तरुण जा रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी गले लगाते हुए बोली, दीदी के दूर जाने से इतना दुख। मन कर रहा था तरुण को रोक के बोल दूं, मत जाओ तरुण, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर चेहरे पर खामोशी और उदासी लिए तरुण को जाते हुए देखती रही। बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं। दीदी और तरुण के जाने के बाद वह पल मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। ऐसा लग रहा था मेरे से मेरी सारी खुशियाँ दूर हो रही हैं। हम सब वापस घर आ गए। मुझे दिन के बिना एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। मुझे न नींद आ रही थी, न ही जागा जा रहा था। इंसान की कोई तकलीफ तब बढ़ जाती है जब वो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पाता। मैं अब चुप चुप सी रहने लगी। मुझे अपने कमरे में ही ठीक लगता था। ना तो मुझे किसी से मिलना था, ना ही किसी से बात करनी थी। धीरे धीरे मैं तनाव में आ गई थी। मैं बार बार तरुण का दिया हुआ आईना देखती थी। उस आईने में मुझे तरुण के साथ बिताया हुआ हर एक पल किसी फिल्म की तरह दिखाई देती थी। माँ से छुप के बहुत रोती थी। थोड़ी सी भी आहट होती तो लगता तरुण आ गया। मुझे ऐसा लगता तरुण मुझे खड़ा देख रहा है, पर जैसे ही मैं उसे छूने जाती वो ओझल हो जाता। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे पता नहीं चला मैं कब बेहोश हो गई। शाम के 7 बज रहे थे। माँ मेरे लिए कमरे में कॉफ़ी लेके आई। उन्होंने मुझे बेहोश देखा तो उनके मुंह से चीख निकली, सांवरी, और हाथ से चाय का कप भी नीचे गिर गया। मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बोतल चढ़ाते हुए और चेक करते हुए बोले, ये बहुत ज़्यादा तनाव से हुआ है। माँ पिताजी ने सोचा दीदी को फ़ोन करें, पर उन्हें इस तरह परेशान करना भी तो ठीक नहीं। मेरी हालत में सुधार नहीं आया था। हालत ऐसे खराब थी जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। माँ पिताजी बहुत परेशान हो गए। पूरे 3 दिन मुझे ऐसे ही अस्पताल में हो गए। बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर भी बोल रहे थे हम सब कुछ कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा। माँ ने बताया ये अपनी दीदी से बहुत प्यार करती है, उसकी शादी हो गई है। डॉक्टर ने बोला आप उन्हें बुला लीजिए, शायद उन्हें देख के ये ठीक हो जाए। माँ पिताजी ने चाहते हुए भी उन्हें फ़ोन करना पड़ा। जब दीदी और जीजा को मेरे बारे में पता चला तो वो लोग उसी वहाँ से निकल गए। वो लोग सीधे अस्पताल आए। माँ दीदी को देख रोने लगी। अंकुश ने बोला पिताजी मैं आपको पिता मानता हूँ, पर आप नहीं मानते मुझे बेटा, आपने ये सब मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। पिताजी बोले बेटा मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था। अंकुश बोला ये मेरा परिवार है। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए।